तो ये यूके की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, निवेशकों के बीच मुख्यमंत्री की मौजूदगी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी में किस तरह से अपार संभावनाएं हैं, उसी पर ये खास प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश सरकार का, सरकार की नीति रीति से निवेशकों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे अधोसंरचना पर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया गया है, हर क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध करा रही है, बुनियादी ढांचा सरकार ने मजबूत किया, इसके अलावा नीतिगत सुधार सरकार ने किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो भूमिगत परिस्थितियां हैं उसको लेकर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने निवेशकों से चर्चा की है। शानदार स्वागत मुख्यमंत्री का ब्रिटेन दौरे पर यूके में हुआ है। प्रवासी भारतीयों के बीच मुख्यमंत्री सरकार की नीति रीति से प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। कि सोना जब है आग में तपता तभी तो वो है कुंदन बनता, और संस्कार अगर अच्छा है मिलता तभी तो सच्चा मार्ग दिखता। तो वैसे तब तक कुंदन हुए हमारे संस्कारी मुख्यमंत्री को मैं आमंत्रित करूंगा कि हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। कौन लेडीज एंड जेंटलमैन, इंग्लैंड के खास करके भारत के बाहर अतीत के जिस देश के साथ हमारे बहुत अलग प्रकार के संबंध रहे, कई खट्टी मीठी यादें भी उसके साथ जुड़ी। धनवाल जी ने बात करते करते मैं डर रहा था कि बोल क्या कह रहे, मरवा नहीं दे। पकड़ना चाह रहा था बात को, ये तो मेरे प्रदेश वाले, इनको तो कम से कम 6-7 पकड़ने, तो बाकी की जगह तो बत्ती देना हो। मैं आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रवासी और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ रॉयल नेशनल कार्यक्रम में इस मंच पर विराजमान मनीष तिवारी जी, गनवाल जी, हमारे डिप्टी मेयर साहब राजेश अग्रवाल जी मेरे साथ आए, प्रदेश के सभी अधिकारीगण, माननीय एसीएस राजेश राजवाल जी, एसीएस हमारे संजय दुबे जी, मनीष सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस जो हमारे अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, इस मंचस्थ सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों,
मैं सोच रहा था बात शुरू करूंगा तो उसके पीछे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो बात तो एक अच्छी कही है हमारे बीच में, चाय वाले की बात राजेश जी ने कही है। तो ये बात भी सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना विजन, उनका काम करने का तरीका, और अब ये हम देश में तो अपने लिए 56 इंच का सीना लेके बात करते ही करते हैं, लेकिन मजा तो तब आता है कि विदेश से भी वो डबल ध्वनि से बात आती है कि दुनिया में कोई नेता हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर के नेता के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र है और उसके सबसे बड़ा नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरा देश उनको फॉलो कर रहा है। कैसे कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं लोग, आप देखो कोई हरियाणा मिलता, कोई महाराष्ट्र में मिलता, समझ में नहीं आने कोई टीवी पे समाचार देखते जूता फेंकता दिखता, कोई ईवीएम मशीन तो गाली पता निकलता कि ये हो क्या रहा है। बात सीधी समझ में आती नहीं, मैं पल्ले नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है। अब इनके भी क्या है, ये भी लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत में इसके रिजल्ट भी बता देते हैं। आप मशीन को खराब बताए तो कश्मीर को भूल जाए, समझ में नहीं आती, हरियाणा पकड़ रहा है और कश्मीर हाथ से जा रहा है। अभी आप बताओ, झारखंड बीजेपी हार रही है और महाराष्ट्र जीत रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता भाई उनके हिसाब से कि वो गलत है और ये सही है। बोले तो बोले, क्या बोले, अब जो अंदर है वो तो निकलेगा, वो भी क्या करे। एक अच्छी बात जरूर है, मैं क्योंकि मंच तो वैसा नहीं है लेकिन बोल देता हूँ, जैसे जानकारी के लिए आप सबकी जानकारी में भी आई जाना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की उदारता, उनका अपना काम करने का तरीका, उनकी व्यवस्थाओं के आधार पर देश में एक लोकतंत्र की बड़ी मिसाल बनी थी। एक ऐसे अपोजिशन के लीडर जो 50 साल तक लगातार कई पहले प्रधानमंत्री से लगा करके जब तक माननीय अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक सबके सामने खम ठोकते हुए अपनी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ अपनी पार्टी के 2 सदस्यों के साथ में भी वो सदन में थे, तो 100, 200, 300 सदस्य तक के साथ में भी वो पार्लियामेंट में रहे। तो इसी लोकतंत्र में आगाध निष्ठा रखने वाले, और क्या क्या नहीं सुनना, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, लेकिन उन सारे कष्टों के बावजूद भी, तो मैं अभी हमारे मित्रों से गाड़ी में बात कर रहा था कि उनके समय भी गठबंधन की सरकार थी देश को आगे ले जाने के लिए, और उस समय भी लोकतंत्र के लिए ये जो अभी चुनौती इधर है वो चुनौती उधर थी। उस समय कांग्रेस का एक छत्र परचम लहराता था, कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता, तो जितने थे सब इकट्ठे होकर के निपटने के लिए अपना प्लेटफॉर्म माननीय पटेल जी के साथ में बनकर के आया। हम सब देखते हैं सारी बातों को, तो उधर एक एक करके वो सारे एंगल ध्यान में आते हैं। संयोग ऐसा है कि अटल जी ने भी निभाया सबको, उनके मंत्रिमंडल के साथियों को देखो तो ऐसा लगता है कि सूरज चंद्र एक साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन आप उसमें सब माया भी देखो, ममता भी देखो, जयललिता भी देखो, नीतीश भी देखो, बाला साहब ठाकरे के उद्धव तो नहीं थे, और प्रसाद पर्यंत मनोहर जी थे, सारे के सारे आकाशवाणी के पंचंगी प्रोग्राम उसी में दिख रहे थे, और सबको लेके चलने की कुवत अगर किसी में थी तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी। अपने देश में लोकतंत्र
बार बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कभी 13 दिन के लिए, कभी 13 महीने के लिए, कभी 4.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन के कोई निकल रहे थे तो अटल जी निकल रहे थे। लेकिन ये अलग बात थी कि वो चूंकि इतने दलों के साथ लेके चले और निकाल के ले आए, और देश भी, और देश तो क्या ये दुनिया के आप हम सब बड़ी आशा उम्मीद के साथ भारत की तरफ लोग देख रहे थे। और अटल जी ने भी उस समय जो कर सकते थे, परमाणु बम का प्रयोग करके दिखाना, और वो भी अगर अंदर की बात बताए जो अटल जी ने अपने शब्दों में कही थी कि उनको जब नरसिम्हा राव से चार्ज मिला तो नरसिम्हा राव जी ने चार्ज देते समय चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपने देश के साथ ये नहीं कर पाया लेकिन आप करना। तो वो पत्र में क्या था, अटल जी ने बाद में घोषित किया था कि उसमें लिखा था कि परमाणु बम बनाने की क्षमता देश में है, लेकिन ये वर्तमान की राजनीतिक दुरावस्था कहिए कि कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने उनको वो छूट नहीं दी। ये लोकतंत्र का बहुत खराब पक्ष है जो नरसिम्हा जी के सामने हुआ, और वो भी खराब पक्ष हमने बाद में देखा, जिसकी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अटल जी ने जिनको सबको लेकर के न केवल परमाणु बम को विस्फोट करके देश की ताकत को दुनिया के सामने स्थापित करके दिखाया कि हमारे लोकतंत्र की ताकत क्या है और देश की आवश्यकता क्या है, हम सबके लिए गौरव की बात थी, गर्व की बात थी, ये सौभाग्य की बात थी। और वहां आपकी ताकत भी सबकी समझ में आई थी जब आप सबकी मदद के माध्यम से कई सारे प्रतिबंध देश ने झेले। विस्फोट तो होना था जो हुआ, वो विस्फोट भी अटल जी पे कम थोड़ी मान रही है, फोड़े तो फोड़े, दूसरा फोड़े, तीसरा फोड़े, अब नहीं फोड़ सकते। अमेरिका बोला था फिर एक फोड़ दे, चौथा, फिर आप तो बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए, फिर 5वां फोड़। ये भी बड़ा हर एक बम जैसे चुनौती देते दिख रहा था, और हुआ सबके सामने, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत। और उसके बाद का दौर हम सब जानते हैं कि वो अटल जी के बाद का दौर आया मनमोहन सिंह जी, वो भी बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी अपनी फाइनेंस में गवर्नर की, वित्त मंत्री की कई सारी उपलब्धियां थी जब उन्हें काम की। कई नए सुधार भी माननीय मनमोहन सिंह जी ने लागू किए। अब ये अलग बात है कि पता नहीं क्या होता, कभी कभी फॉरेन की डिग्री बहुत काम आती, पर फॉरेन की डिग्री में भारतीय डिग्री भारी पड़ जाती है। ये आप सबसे सिखाते हो, आप जो करते हैं यहाँ पे आपके लोग, तो मैं तो आपसे कह के हट जाऊंगा, लेकिन आप तो रोज महसूस करते हो। लोग कहते हैं खुद दिमाग यूरोप वालों, मैं तो समझ नहीं पाता दिमाग किस में, पता ही नहीं चलता। बैंक बैलेंस बताता किसका क्या हो रहा है। बदलते दौर में राजेंद्र किया ने क्या, मैं कैसे कष्ट से आया, मैं जानता कि 8 साल से हटी नहीं रही, लगातार चल रहे हैं, तो दिमाग किस में पता ही नहीं चल गया। हमारे अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते हुए 7 समंदर पार से मैं आपको धन्यवाद देता, बधाई भी देता, कोई बात नहीं, आप तो टिके रहो, भले 20 साल और टिके रहो, कोई बात नहीं। हमारा आदमी की काम में पुलिस चला रहा है, तो क्या चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपने पदों पे आकर के पद को सार्थक करना ये मामूली बात नहीं होती, क्षमता योग्यता से होती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि वो महत्व की बात है जो अपने सबके लिए समझने वाली। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसके कारण से मैं अपनी बात पे आऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बन गए माननीय मनमोहन सिंह जी, उनने तो सारे फाइनेंस के जानकार होने के बाद तो जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कह रहे थे कि मैं इस देश से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पहुंचते, उनको दर्द था इस बात। उनको बीमारी तो मालूम पड़ गई, बीमारी की दवाई नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पाए, उनके दिल की सरकार चलती थी, लेकिन चाय वाले ने इलाज कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाया नीचे तक, ये अपना इस दौर का, बदलते दौर का ये यश है। आज हमारे अपने देश के अंदर ये जो लागू हुआ है, ये कई देशों के लिए उल्लेखनीय और बड़ा अलग प्रकार का है। यहाँ से अपनी बात चालू होती है कि आप बदलते दौर का, एक चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है।
जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार, लेकिन जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए। अब इसमें क्या कठिन बात है? लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर, और ये मैं केवल उनकी नहीं, जो छोटे छोटे हमारे निवासी उनको लाभ दिला रहे हैं, अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना वो डायरेक्ट देना चालू कर दी, बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना, तो उनके खाते में पैसे पहुंच रहे सीधे सीधे, क्योंकि जो कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। उसमें गलत क्या है? जो बात कही है वो दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और इसीलिए निवेशकों के बीच में जब बात करने के लिए खड़े हैं, तो अपने इस बदलते दौर में, अभी कुछ दिन पहले एक समाचार देख रहा था, तो समाचार में वो ध्यान में आया, पहले पूरे भारत का सोना कहाँ रखते थे? हाँ, कितने टन था साहब? 300। अरे मनीष जी कहाँ कर रहे हैं? 726 टन था 2014 के पहले, और हमारे पास में भारत के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार कहते रहे थे 100 टन बढ़ गया, क्योंकि अपनी नैतिकता और ईमानदारी भी, और उसके बदले हमारे पास उस समय केवल 100 टन बुलाने का निर्णय हुआ, अब 839 टन हो गया। लेकिन 839 टन सोने के बाद में मोदी जी की सरकार ने आके अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते करते आज की स्थिति में केवल अब 300 टन इंग्लैंड में रह गया, बाकी 500 हम अपने घर ले गए। तो ये जो धन ले जाना या सोना ले जाना, ये कोई संकेत दे रहा, आप अगर इसको समझोगे ध्यान में आएगा। बदलते दौर में बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं में हमारे अपने लोगों को ये संकेत, में कुछ डरा नहीं रहा किसी को, लेकिन कुछ तो है। इनके पास माल रखना चाहिए, ये भी समझ में आने वाली बात है। बाद में मिलने की गारंटी भी चाहिए, नहीं तो हम मालूम पड़ा 1600 के 1600 के 1800 2000 समझ में आए। लेकिन कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़ करके अगर यहाँ आया है, तो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने तो आया ही ना। प्रवासी आया तो क्या के लिए आया है? हमारे काम को, हमारी मेहनत की धनराशि को सहेजने के लिए, संभालने के लिए, भविष्य की हमारी चुनौतियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना घर कौन छोड़ता है? कोई ऐसे छोड़ता है? लेकिन अगर अपना घर छोड़ रहा है, तो घर छोड़ने में ये गारंटी भी तो रख रहा है कि मेरे अपने द्वारा किए गए काम का प्रतिफल भी मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मैं दान धर्म करने तो नहीं आया लंदन, और आए भी हो तो दान धर्म भी इच्छा से करो ना, लुटाने के लिए थोड़ी करना। दान के समय देने का भाव, हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाए, नहीं तो जेब कड़ गई तो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें उसमें बहुत फर्क है। तो मैं आज के दौर में खास करके सरकार के माध्यम से जो काम अपन कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सरकारें काम कर रही हैं, और सभी सरकारें डबल इंजन की सरकार के नाते से काम कर रही हैं। और हमारे लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने विभाग में, हर एक विभाग में, अभी यहाँ जितने हमारे CSI ये तो आई है, अभी आपको लघु फिल्म दिखाई होगी, प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है कि हर नीचे से नीचे तक, गांव से गांव तक सड़कें बनाए, सड़कें बनाई, बिजली की पर्याप्त पूर्ति करनी। लैंड में अब छोटे छोटे मसले, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अपने टेक्सटाइल के, यहाँ अभी आपके साथ बैठे होंगे, कौन बैठे? प्रतिभा सिंटेक्स
जरा हमारे शिरीष चौधरी जी खड़े हो जाए। आप में से कोई गारमेंट्स का काम करता हो तो मैं बताना चाहूँ, वो गया जमाना जब कपास हमारा कोई ले जाते थे, हम केवल कपास का उत्पादन करते थे। ये मूलतः गुजरात के हैं, है ना सुरेश जी? अभी उज्जैन में ये 4 महीने पहले एक फैक्ट्री का लोकार्पण कराया मेरी अपने क्षेत्र में। आप बताइए, प्रति लेबर 5000 रुपये महीना इंसेंटिव सरकार देगी, कपड़ा ये बनाएंगे, बेचेंगे, ये लाभ ये कमाएंगे, लेकिन रोजगार परक उद्योग है, इसलिए सरकार इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर का बाकी का पैसा ये देंगे, लेकिन 5000 रुपये 10 साल तक हम कमिटमेंट करके दे रहे हैं। हमको हमारे कॉटन का हमको नहीं कपड़ा बनवाना है, हमें रेडीमेड गारमेंट्स में काम करवा के उसका निर्यात कराना है। और ये एक नहीं, ऐसे अभी बेस्ट इंटरप्राइज वाले का वो भी है ना अपने बीच में, तमिलनाडु से आते, वो उधर का लास्ट में था। इन्होंने भी एक बंद पड़ी अपनी सोयाबीन प्लांट, उस बंद पड़ी सोयाबीन प्लांट में 4000 का कारखाना इनने भी लगाया। और केवल ये नहीं, गोकुलदास वाले होंगे यहाँ, अभी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, लगातार हर जगह। और केवल ये नहीं, ऐसे दूसरे सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में हमारे ऐसे सभी कल आपको बताएंगे अलग से। हमारे टूरिज्म का सेक्टर, आप अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं, और टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं? क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही है, दिन दूनी रात चौगुनी। इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी इंदौर तो अपना है ही। कि इंदौर के मेरे मित्र में अब क्या हुआ कि मैंने अलग अलग सबके प्रभार बांटे, तो प्रभार बांटे, सब जिलों को अलग अलग दिया, और इंदौर को मैंने अपने पास रख लिया। लोग कह रहे मेरे को प्रभारी मंत्री, मैंने प्रभारी नहीं हुई। मेरे मकान में 5 कमरे किराया दे रहे, 4 में रह गया, 1 बच गया तो मैं किराएदार थोड़ी हो गया। तो खाली रखा है, तो खाली रखा मतलब इंदौर वैसे भी इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार में आगे है ना राजेश भैया? इंदौर किस बात में आ गया? तो मैं ऐसे एक पत्रकार से इंटरव्यू लिया, उसने कहा भैया देखो इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार व्यवसाय में आगे, आबादी में आगे, दूसरे सारे काम धंधों में आगे, कला में, संगीत में, साहित्य में, सब में आगे। और बोले आप संयोग से क्या 230 विधानसभा में सीएम भी नंबर 1 की सीट पे बैठता था, और आपने बोला अपने पास रख लिया तो आप भी इसमें आ गए। तो आप इंदौर को आपने सब इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आ गए। तो मैंने कहा मेरे को मालूम, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हमको क्या तकलीफ? बोले मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना, इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है, तो इंदौर के साथ बाकी चीजों में भी सब क्षेत्रों में चल। इसलिए हमने सभी संभाग केंद्रों पर अपने में से ग्वालियर वाले कौन है हाथ खड़े करना। अब आप बताओ ग्वालियर के अंदर कोई इन्वेस्टर सबमिट करता था क्या? लेकिन तो ग्वालियर में भी भाषण दिया, ग्वालियर वाले तो बागी बंदूक खाए। और वहां की वजह भी ऐसे थे कि पंडित जी का किसी से कोई बागी से झगड़ा हो गया, बागी आएगा, डकैत आएगा लड़ाई करने, झगड़ा करने, तो संस्कार ऐसे कि पंडित जी पाए लागू और बंदूक पहले प्रणाम करेगा, फिर गोली मारेगा। लेकिन आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया, ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ग्वालियर क्या सागर वाले कौन बताओ? सागर में कोई इन्वेस्टमेंट बताओ, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर। अभी नरकापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी? 200-250 हेक्टर रखी थी।
225 करी थी, हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर सबमिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही, उसके पहले 1000 हेक्टर की जमीन की डिमांड आई। ये जो बदलते लोग हैं ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और कोई भी आ रहा है किसी भी सेक्टर का, अपने आप बताओ, ये बदलते दौर में मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने, उसमें से उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी का मेडिकल डिवाइस पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन 900 हेक्टर का भी वो भी खत्म हो गया, फिर 900 का नया बनाना पड़ रहा है। ये अपना बदलते दौर का है उज्जैन, बदलते दौर का प्रदेश। और केवल वहां नहीं, मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी, और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन, 13 प्राइवेट है, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लेकिन ये 20 साल में, अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है, ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज हो गए 1 ही साल के अंदर। ये अपना बदलता है। 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन गई, 55 एक्सीलेंस कॉलेज, सभी जो नई शिक्षा नीति के बदलते पर। माइनिंग के अंदर भारत सरकार ने सबसे पहला पुरस्कार कर दिया, इतनी पारदर्शी से सभी माइनिंग की खदानों का नीलामीकरण किया, और इतना ही सभी प्रकार के सेक्टर। और भगवान इसकी जैसी नियत वैसी बरकत भी देता है। अब पन्ना में बाकी मिले तो मिले, लेकिन अब ये सोना भी मिल रहा है, 2 माइनिंग के खदाने मिल गई मध्य प्रदेश के। अब हम तो कभी कल्पना नहीं करते, कोयला ही मिलता था, बहुत सारा सीमेंट के पत्थर मिलते थे, लेकिन अब सोना भी मिल रहा है। और वो जिधर जो निकालना चाहो, ये जबरदस्त रूप से चारों तरफ से अनुकूलता आ रही। टूरिज्म का सेक्टर अभी आपने देखा, वो मेरे को लगा जैसे कूदता ऊपर से, ऐसा लगता है कि देखना भैया बचा देना है, ऊंचा नीचे नहीं हो जाए। लेकिन वाकई में टूरिज्म के सेक्टर में सभी प्रकार की इतनी संभावना है। हमारे लिए हमने कहा टूरिज्म का भी सभी, अब उसमें मेडिकल टूरिज्म भी आ रहा है। मेडिकल टूरिज्म भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हमारा भंडारी जी इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटी मैंने बनी थी, 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, उसमें से भंडारी जी की। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ छोटे मोटे ऑपरेशन वगैरह में क्या शायद इंश्योरेंस कंपनी लंबा टाइम लेती है, जल्दी इलाज नहीं करती, क्या चक्कर है? एक बार बता मध्य प्रदेश चाहे जितना ऑपरेशन करा लो। तो फ्रेंड्स,
ऑफ एमपी के सदस्यों से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। प्रदेश में कैसे निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसी पर